अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे खबर है के साथ मैं हूं आमिर। नाज़रीन, मिर्जा गालिब ने कहा था कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। तो जनाब, मुल्क का निज़ाम तो फिलहाल हंगामों पर ही चल रहा है। सियासी सीजन इतने मज़ेदार और दिलचस्प हैं कि सनसनीखेज भी इंतहा के हैं। पाकिस्तान में शायद लोगों ने नेटफ्लिक्स और अमेज़ोन के सीजन भी देखना छोड़ दिए हैं। हर रोज़ किसी नए ड्रामे की एक ताज़ा दम किस्त जो है वो आपकी स्क्रीनों की जीनत होती है। लोगों कान लपेट कर इसके पीछे भी लग जाते हैं। महल्ले के थोड़ों और चाय खानों से इक़्तिदार के आला ईवानों तक बस चाय मगोइयाँ और अंदाजे और गप्पे ही हैं। लेकिन महंगाई, गुर्बत, माशी अबतरी का वो जो तूफ़ान है जिसकी हम लपेट में हैं, इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना खबर है और ना किसी की इस खबर में दिलचस्पी। हुकूमतें बनाने और गिराने के खेल में मस्त ताकतवरों का भी ये ख्याल है कि ये बात जो है वो ज़्यादा ख़ास नहीं। दिहाड़ीदार मजदूर अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशियां कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी हर गुजरते दिन के साथ लोगों के लिए ख्वाब होती जा रही है। अप्रैल में IMF के साथ आपका मुआहदा खत्म हो रहा है, जबकि इलेक्शन की हंगामा खेजी और नई हुकूमत के शको शुबात के बाद साल 2024-25 के लिए IMF के साथ आपका नया मुआहदा खटाई में पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि नई मुआहदे से पहले पूरी की जाने वाली शर्तें सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद किसी सूरत पूरी होती नजर नहीं आती। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2025 के लिए 22 अरब और 2026-27 के लिए 26 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी तलवार तकरीबन 24 अरब डॉलर कर्ज वापसी की है, जो किसी भी नई हुकूमत के गले में हड्डी की तरह फंसेगा जरूर। IMF की जानब से अवाम को गैस, बिजली, पेट्रोलियम और दीगर मामलात में दी गई सब्सिडीज को भी कम करने का इशारा मिल चुका है। महंगाई की शरह 23.6% के साथ अवाम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के झटके रोज ब रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। बुनियादी इस्तेमाल की चीजें आसमान को छूने लगी हैं। अवाम को इस वक्त ये परेशानी तो है कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी ये है कि हुकूमत जिसकी भी बने, बस वो जल्दी से IMF के दरवाजे पे पहुंचे और दोस्त मुल्कों के दरवाजे खटखटाए, ताकि इनकी मुसीबतों में कुछ कमी आ सके और जिंदगी का पहिया जैसे तैसे भी हो लड़कता रुकता चल सके। बेबार टैक्स वेखो सिलेंडर ते असी आ गए, बिजली रोज बरोज महंगी, गैस दिन ब दिन महंगी से महंगी होती जा रही है। एक बंदे का एवरेज बिल 1500-2000 आ रहा था, उसको कोई पता नहीं उसका अगले माह 40,000 आ जाए, 50,000 आ जाए। इलेक्शन तो हो गए हैं, कोई सीट पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी सीटों का सोच रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अल्लाह तो वास्ते तो बह जाओ, कोई ना कोई तो बह जाओ, बस बह जाओ सही, बाकी अल्लाह देखी जाएगी आगे की हुंदा की नहीं हुंदा। कोई बिजनेस नहीं है मार्केट में, सब इनकी तरफ देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट जनाब सबसे है कि आएँ बैठें और हुकूमत संभालें, ताकि हम लोगों के लिए बेहतरी आ सके। बत्ती दे बिल, पानी दे बिल, गैस दे बिल, हर तरह दे परेशानी, रोटी पूरी नहीं होती, बिल कितों देने ने असी। कोई वज़ीरा तो बनने को तैयार नहीं है। हम खुद इतने कंफ्यूज है कि यार ये हो क्या रहा है। अभी गरीब आदमी तो पिसी जा रहा है, तो भी गैस का बिल भी अब 50,000 से ऊपर आ रहा है, बिजली का तो लाख। नाज़रीन, ये माशी जंग और सियासी रस्साकशी क्या गुल खिलाएगी? क्या मुल्क में आने वाला माशी अजाब और महंगाई के तूफान के लिए हम तैयार हैं? और क्या हम IMF से नए आंख मटके और पिछले हिसाब किताब पाक करने की पोजीशन में हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सुलेमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं अब ये जो नई हुकूमत जो बन रही है, इसके लिए ये जो चैलेंजेस हैं, इनको किस तरह देख रहे हैं आप? ये आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमें जो डॉलर्स की फाइनेंसिंग चाहिए, इसके लिए एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी घर में चाहिए और फिर उन्हें मुल्क कॉन्फिडेंस चाहिए। जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं, बड़ी बेचैनी है और गैर यकीनी है, और पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो भी पाकिस्तान पे हैं। यहाँ पे सारे उनके जर्नलिस्ट वगैरह भी इकट्ठे हुए हैं और रोजाना कोई ना कोई खबर आ रही है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में। कोई ऐसी मजबूत और आलमी सतह पर बाएतमाद हुकूमत आप बनती आपको नजर आ रही है, जो आलमी मालियाती इदारों, ताकतवरों, सरमायाकारों को पाकिस्तान के रवैये में मुस्बत तब्दीली ला सकेगी? के हालात चल रहे हैं उससे तो बेयकीनी बढ़ रही है।
क्योंकि इलेक्शन हुए थे और उसमें उम्मीद ये थी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी और सबको एक्सेप्टेबल भी होगी, लेजिटिमेसी होगी, लेकिन ये सारी चीजें अब मिसिंग हैं। सो आई थिंक ये जब तक हमारे ये लेजिटिमेसी का मसला हल नहीं करते और हमारे कोर्ट्स या हमारे फैसला करने वाले लोग ये डिसाइड नहीं करते कि इलेक्शन को जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होना था उसकी लेजिटिमेसी को ठीक नहीं करते तो आगे काम चलेगा नहीं। सो आई थिंक ये अगले दिन और गैर यकीनी ही नजर आ रही है, कोई सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि महंगाई का IMF की सिफारिशात और प्लान से बड़ा गहरा तल्लक है। क्या कोई भी जो नई हुकूमत है वो खाली हाथ जो खजाने की इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल के साथ महंगाई पे जो है वो काबू पा सकेगी? देखिए, महंगाई का जो है वो नतीजा है बेशुमार फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज का, हमारे बड़े बड़े मालियाती खसारों का, हमारी हुकूमत के बेदरीग खर्चों का और टैक्स आमदन से बहुत ज्यादा खर्चा करना, फिस्कल डेफिसिट बड़े ऊंचे हैं, फिर बैरून मुल्क कर्जों को वापस करना, उनकी सर्विसिंग करना, उनका इंटरेस्ट करना, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी साथ साथ चल रहा है। तो ये बड़े वेरिड किस्म के चैलेंजेस हैं जिसके लिए बड़ी एक काबिल हुकूमत चाहिए, बड़ी स्टेबल हुकूमत चाहिए, ऐसी हुकूमत चाहिए जिसको सब एक्सेप्ट करते हों, लेजिटिमेट हो। तो ये चीजें तो नजर नहीं आ रही। सो आई थिंक ये खुशफहमी होगी कि हम कोई स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि आप माहिर मईशत होने के साथ साथ सियासी नब्ज़ पर भी हाथ रखते हैं। ये बताएं कि बहरान का जो ऊंट इस वक्त खड़ा है, इसके बैठने की मुमकिन सूरतें क्या हैं और क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, मुझे तो लीगल रूट ही नजर आता है जो एक अच्छा रूट है कि वहाँ पे सारे जो मतनाज़ा चीजें हैं वो वहाँ पहुंचे, वहाँ पे उनके ऊपर फैसले हों और आइन के मुताबिक वो फैसले हों, कानून के मुताबिक फैसले हों और अवाम को उनमें कॉन्फिडेंस हो उन फैसलों में, तो उससे हम फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ सकते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन अगर कानून में अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी या लीगल सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, टाइम बहुत ज्यादा लेगा और इसी तरह चीजें चलती रहेंगी तो वो फिर हमारी इकॉनमी के लिए बहुत खराब होगी। क्योंकि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमें बेशुमार डॉलर्स की जरूरत है, हमें बहुत बेशुमार इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमने बेशुमार रिफॉर्म्स करनी है और इस सारी चीजों के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सुलेमान शाह साहब की बात आपने सुनी। उनका कहना था कि जब तक जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा उस वक्त तक आप मईशत की किसी भी तरीके से कोई भी बंदा, कोई भी वज़ीर ख़ज़ाना जिसको मर्जी भी लेके आएंगे, IMF वाले खुद भी आके यहाँ बैठ जाएंगे तो वो गारंटी नहीं दे सकता। पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर इस्तेहकाम जो है वो इस वक्त नागुज़ीर है। ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था इसी सारी सूरत हाल पर मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान को मईशत के हवाले से किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब पैनल पे हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं, दुनिया के कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियात में इनका शुमार होता है जनाब खुर्रम शहजाद साहब। सर, अपने कीमती वक्त से चंद लम्हात अवाम के नाम करने का शुक्रिया। सर, IMF और मईशत पर तफसीली बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये माशी जंग और सियासी रस्साकशी क्या गुल खिलाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी होती है ये बड़ा माशी बहरान जो है वो लेकर आती है और अभी हमारे लिए भी इसी तरह का इशू होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि
गवर्नमेंट जो है जितना जल्दी बन जाएगी उतना जल्दी फाइनेंस टीम और जो भी आपकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस टीम्स होती हैं वो अनाउंस होंगी, और जितना जल्दी अनाउंस होंगी उतना जल्दी जो है IMF के साथ आपको डील करने का मौका मिलेगा। और जितना जल्दी IMF के साथ हम डील करेंगे, चाहे वो लास्ट रिव्यू हो जो प्रोग्राम चल रहा है इसका, और फिर नया प्रोग्राम भी आपको जो है वो निगोशिएट करना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने आगे कर्जों की अदायगियाँ करनी हैं, और अभी इमीडिएट हमारी जो अदायगियाँ हैं उसमें अगर आप बैरूनी कर्जों की बात करें तो तकरीबन $2 अरब अभी हमने चाइना से, अभी हमारा रोल ओवर नहीं हुआ है, यानी कि उसमें 23 मार्च को उसकी डेट आएगी जिस पर हमने चाइना का 1 साल पूरा होगा। पिछली बार उसने $2 अरब रखवाए थे, तो वो हमें देने पड़ेंगे अगर उसने, तो मुझे लगता है कि रोल ओवर हो जाएगा, बट स्टिल एक अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है, नंबर 1। सेकेंडली $1 अरब की पेमेंट है बॉन्ड होल्डर्स को, बाहर जो आपका बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो कमर्शियल बॉन्ड वेंडर्स होते हैं, उन्होंने भी जो है $1 अरब उनको भी हमने देना है अप्रैल में। तो ये तो $3 बिलियन हैं, इसके अलावा भी और पेमेंट्स हैं हमारी। तो देखें, कर्जों की अदायगियाँ हैं और इमीडिएट हैं, और अगले 2 साल में भी ज़्यादा हैं, $25 अरब तकरीबन जो है हर साल देने हमने, ये बैरूनी कर्जे हैं सर। तो इसके अलावा लोकल हमने जो है वो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, इसको भी फ़रोग देना है, जो कि हमने इस तरह की पॉलिसीज अपनानी है कि अगले आने वाले महीनों में कर्जों की जो सूरत हाल है वो मैनेजेबल हो, और दूसरा जो शरह सूद है वो किस तरह से ऐसा ऐसा नीचे आए, महंगाई मैनेज हो, ये नीचे आए और टैक्सेस को महंगाई मैनेज हो। आपने महंगाई की बात की, महंगाई का IMF की सिफारिशात और जो उसकी प्लान है उससे बड़ा गहरा तल्लुक है। क्या कोई भी नई हुकूमत खाली हाथ महंगाई के जिन पे काबू पा सकती है? नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें जो है वो कुछ इस तरह के डिसीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से महंगाई में कमी आ सकती है। अब वो देखिए क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है रुपए की प्रिंटिंग, और गवर्नमेंट जो है तकरीबन रोज, अगर आप पिछला 1 साल का जायजा लें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन रोज 42 अरब रुपया जो है वो ले रही है ऑन एवरेज। 42 अरब रुपया, ये कर्जे की मैं बात कर रहा हूँ, रोज जो है कर्जा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है 42 अरब रुपया, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप ये देखें कि कितना ज़्यादा जो है वो खसारा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितना खसारा कर रही है डेली बेसिस पे, पिछले 6 महीने के नंबर आप उठा लें तो तकरीबन कोई 13 अरब रुपए का डेली खसारा है हमारा, 13 अरब रुपए रोजाना की। देखें बात ये कि एक तरफ आपका, और देखें इसके अंदर अगर आप डेली हमारे खर्चे देखें तो 51 अरब के डेली खर्चे हैं हमारे, गवर्नमेंट जो करती है, टोटल जो एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो देखिए बात ये है कि खर्चों को रोकना पड़ेगा ना। अगर आपके पास 20 रुपए आप खर्चा कर रहे हैं और 10 रुपए आप जो है कमा रहे हैं, तो जो एडिशनल 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं आप? वो कर्जा ले रहे हैं, आप कर्जा ले रहे हैं तो रुपए की खर्चा कैसे कम करें? खर्चा कम करने के लिए खान साहब ने काम शुरू किया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हाउस में भैंसे बेच दें। अब कोई नई हुकूमत आएगी, वो भी कोई इस तरह का सियासी स्टंट करेगी। जो अमली और ठोस इकदाम आपको कौन से लगते हैं कि जिससे आपको लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपको खर्चे जो है वो कम किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहला खर्चा जो है गवर्नमेंट का साइज कम होना चाहिए। गवर्नमेंट देखें अगर 80-80, 90-90 लोग लेके चलेंगे साथ और उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और उनका खर्चा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर जो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं, इस फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रनिंग एक्सपेंसेस है पूरे साल की, वो 600 अरब रुपया है। 600 अरब रुपया, अगर आप सोचे हैं कि 600 अरब रुपया तो उसको फेडरल गवर्नमेंट खुद लगा देती है अपने ऊपर, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट की 600 अरब रुपया तकरीबन रोज का बन गया ना आपका, 1.5-2 अरब रुपये बन गया रोज का। वैसे क्यों नहीं खत्म किया जा सकता है, कम क्यों नहीं किया जा सकता है, इसको सिग्निफिकेंटली कट किया जा सकता है। जब आपको पता है कि आपकी टैक्सेस नहीं आपको मिल रहे, आपको आमदनी नहीं हो रही, तो आप खर्चा कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आती। एक घर होता है और उस घर की एक रनिंग कॉस्ट होती है, जब आपको पता है कि उसकी रनिंग कॉस्ट जो है उसके टैक्सेस से ज्यादा है, या टैक्सेस जो है उसमें से काफी एक हिस्सा जो है रनिंग कॉस्ट सारी, तो उसको कम करते हैं। सेकेंडली, आप ये देखें कि एनर्जी सेक्टर का जो लॉस है, जो गवर्नमेंट अपने अंदर मैनेज करती है एनर्जी सेक्टर को, जिसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है और जनरेशन भी है काफी हद तक, तो ये दो चीजें अगर इसमें देखें तो 1 खरब रुपए का लॉस तो यहाँ पे गवर्नमेंट कर देती है, और वो सर्कुलर डेट का भी हिस्सा बन जाता है। फिर कंपनियां भी इससे इम्पैक्ट होती हैं। पूरा एनर्जी सेक्टर आपका जो है इस वक्त माल बना हुआ है सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, एनर्जी खुद ही खरीदती है, खुद ही बेचती है, और सारा अपने हाथ में से रखा हुआ है।
तो इसे आपको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। थर्ड में आता हूँ पेंशन्स पे। पेंशन्स देखें कितना बड़ा आपका एक खर्चा बन गया, 1.2 ट्रिलियन 1200 अरब रुपए का खर्चा है आपका साल का पेंशन्स का, और उसमें से भी आप जो है उसको फंड नहीं करते, कंट्रीब्यूशन पे नहीं लेकर आए उसको, यानी कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करे और एम्प्लॉयर भी करे। ये दुनिया में मॉडल्स आ चुके हैं, हम किस जमाने में रह रहे हैं, ये खर्चा आपका कम हो सकता है। पेंशन तो आप किसी सूरत, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर है अभी मामलात में, उस तरह आप अगर पेंशन को तो छेड़ेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन जो है। नहीं, आप मेरी बात समझें, मैं पेंशन को छेड़ने की बात नहीं कर रहा सर, आप मैं क्या कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, रादर देन के सिर्फ एम्प्लॉयर जो है वो करता रहे। एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही होता है, और दुनिया की बड़ी गवर्नमेंट्स ऐसी करती हैं। इंडिया ने किया 2004 में, आज वो जो है कंट्रीब्यूशन पे चल रही है। तो मेरी बात समझें कि जो यहाँ से ऑनवर्ड हायरिंग है, एक तो हायरिंग पे लॉक लगाया जाए, हायरिंग को रोका जाए, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जब होती है। तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनके अलाउंसेस जो है वो ज्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, ज्यादातर जो है वो टेनर बेस्ड होते हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली, सिक्योरिटी क्या है, ऐसी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की जॉब सिक्योरिटी और प्राइवेट सेक्टर में नहीं। तो ये पेंशन की जो बात है ना, इसके अंदर आपको हायरिंग को रोकना पड़ेगा और अपनी एज लिमिट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर अपनी जो पेंशन अब आगे आएंगी उनको कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं से फंड किया जाए। ओके, ठीक है। आगे कि आपका मेजर एक्सपेंस जो है आप इन पेंशन और इन चीजों को जी स्टेट ऑन एंटिटी, जो पीआईए है, रेलवेज है, वापडा है, आपकी स्टील मिल है, इन सबका कुछ पुराने हाल होना चाहिए। आपकी जो है ना 1 खरब रुपए का लॉस, तो सर इसको तो प्राइवेटाइजेशन पे वो जा रहे हैं, इसका तो मेरा ख्याल है पीआईए और जो खसारे वाले इदारे हैं, ये तो अब कंफर्म है कि इनका जो मुस्तकबिल करीब के अंदर ही आपको हल बता रहा हूँ, रास्ते बता रहा हूँ आपको कि कैसे खर्चे कम करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खर्चे कम कैसे होने चाहिए। फिर आप अपनी जो प्राइसेस हैं, जो कि सब्सिडीज बहुत ज्यादा, इनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सब्सिडीज को, चाहे किसी तरह की सब्सिडीज हो, पावर सब्सिडीज हो, पेट्रोल की सब्सिडियां हो, और दूसरे वजह सब्सिडी कम होती जा रही हैं, और सब्सिडीज कम होनी चाहिए और डायरेक्ट सब्सिडी होनी चाहिए। आम आदमी को बीआईएसपी के थ्रू जो डिजर्विंग है उनको डायरेक्ट सब्सिडी उनके अकाउंट में ट्रांसफर, तो बहुत सारा काम किया जा सकता है। और प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा टैक्स की कलेक्शन से लेकर, एक्सपेंडिचर्स के एडजस्टमेंट से लेकर, डिफेंस और डेट के एडजस्टमेंट से लेकर, एनर्जी सेक्टर के एडजस्टमेंट से लेकर, बहुत सारा काम प्रोविंसेस के हाथ में दिया जाता है। और प्रोविंसेस में लोकल गवर्नमेंट्स को सर सब्सिडी के मैं आपने पॉइंट दिया, मैं सब्सिडी के हवाले से आपसे बात करूँगी। सब्सिडी तो अब जैसे हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो इसके हवाले से तो उनका दरीना मुतालबा है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल, और इसको अगर वो सब्सिडाइज बिजली नहीं देंगे तो हमारा तो काम ही नहीं चल सकता। तो सब्सिडी ख़त्म करने की कोशिशें तो जारी है, लेकिन इस तरह के जो मुतालबात हैं इसके साथ आपको क्या लगता है किस तरह पे चलें, सब्सिडी को कैसे ख़त्म करें? देखें, इसकी ना बड़ी टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए, ब्लैंकेट अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हम जो है ना पिछले कई सालों से ब्लैंकेट अप्रोच अपनाते आए हैं कि जी बस एक मुतालबा होता है तो आप उसको कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि जी हमें सस्ती फाइनेंसिंग हो, तो ठीक है सस्ती फाइनेंसिंग मिल जाती है। आप कहते हैं कि जी हमें सस्ती बिजली हो, तो ठीक है सस्ती बिजली मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि इसको टारगेटेड अप्रोच बनाना पड़ेगा, जैसे दूसरे कंट्रीज ने किया है कि आप एक सर्टेन लेवल अचीव करें, उसके हिसाब से इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर आप अगर $50 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट करते हैं, तो आपके ये इंसेंटिव जो है एक्टिवेट होते जाएंगे और होने चाहिए। टारगेट अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एक्सपोर्ट अचीव करते हैं एक सर्टेन लेवल पे, वैल्यूएडिशन अचीव करते हैं, प्रोडक्टिविटी अचीव करते हैं, अपनी इनोवेशन लेकर आते हैं, इन सब पे इंसेंटिवाइज जो इंसेंटिव होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह से, और मैं ये कहता हूँ कि सब्सिडी देना, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी किसी को देती है तो अपनी इनएफिशिएंसी पास ऑन कर रही होती है उस सेक्टर पे। हमें सेक्टर को भी खुद सोचना है कि हम कैसे कंपेटिटिव हों। अगर हमें ये सारी सब्सिडीज नहीं मिलती, हमें सस्ती बिजली नहीं मिलती, अगर हमें सस्ता फाइनेंस नहीं मिलता है, जो कि एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए। सब्सिडी वाला पॉइंट सर आपका आ गया, इसके अलावा अगला सोल्यूशन क्या है इसका? जी मैंने सारे सोल्यूशन दिए ना आपको। मैंने कहा एनर्जी के आप जो है वो मैनेजमेंट ठीक करें, आप एसओईज का प्रॉब्लम, एसओईज से निकलें बाहर, आप डेट को मैनेज करें, डेट की कॉस्ट कम करें, उसकी प्रोफाइलिंग बढ़ाएं। आप उसके अंदर अगर आप रीप्रोफाइल कर सकते हैं किसी तरह से जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रीन फाइनेंस में। अपने इतने बड़े बड़े आपके जो फॉरेन डेट है उसको आप ग्रीन फाइनेंस में कन्वर्ट करें, यानी कि उनको आप जो है कार्बन एमिशन से सबसे बड़ा मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से हैं आप, पाकिस्तान। जो कार्बन एमिशन होती हैं उसके इफेक्टिव हम हैं, हमारे सैलाब आ रहे हैं, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो हमारा पूरा एनवायरमेंट जो है बिगड़ा हुआ है। तो हमें जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनसे जाके एक स्ट्रॉन्ग
कमिटी, एक स्ट्रांग टीम को लेके जाके ये बात करनी चाहिए कि आपने हम पे जो डेट हमारा है उसको प्लीज या तो फोरगो करें या फिर उसको कन्वर्ट कर दें ग्रीन फाइनेंस में, ताकि हम अपने आप को संभाल सकें। जो हम रीपेमेंट नहीं कर सकते या जो हमें उसका मौका मिले तो हम उसे अपने एनवायरमेंट में लगा सकते हैं। आपने बहुत मुफीद जो है वो तजावीज़ आपने दी हैं, जो है वो बिला शक इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ जो अप्रैल में ख़त्म होने वाला मुआहदा है, उसके बाद IMF से आप नया जो मुआहदा है उसके आपको कितने इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि वो कितने, अगर वो मुआहदा होता है या नहीं होता, और कितनी अवाम दोस्त शराइत पर है? देखिए, मुआहदा तो मुझे लगता है हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुआहदा नहीं होता, लेकिन उसके लिए जल्दी हमें काम करना पड़ेगा, डिले नहीं कर सकते। IMF तो बैठा हुआ अपनी जगह, वो तो कह रहा है कि जी आप आके नई गवर्नमेंट आए और मेरे साथ ये लास्ट रिव्यू जो है वो डील करे, मैनेज करे, उसको रिव्यू मेरे साथ करे, और $1.2 बिलियन लास्ट रिव्यू हमें मिलेगा, और नया जो प्रोग्राम है उसको भी डिस्कस करें। अवाम दोस्त कितना होगा ये? जी मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि उसके लिए अवाम दोस्त वो नहीं होगा, और आपको पहले प्लान करके जाना पड़ेगा। प्लान करके जाना पड़ेगा कि हमने क्या अगले 3 साल 4 साल में अचीव करना है। IMF आपको अब ऐसे ही प्रोग्राम नहीं दे देगा कि जी आप ठीक है आप आ गए और नई गवर्नमेंट है जी प्लान ले लें और आप बस वही स्टैंडर्ड आपकी कंडीशन, तो ऐसा नहीं होगा। इस वक्त IMF आपसे रिफॉर्म्स की बात करेगा, आपसे कहेगा कि एनर्जी सेक्टर से कैसे निकलेंगे आप, प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे आप, कर्जों को कैसे मैनेज करेंगे, रिजर्व्स को कैसे बिल्ड करेंगे, अपनी सब्सिडीज को कम कैसे करेंगे, बिजली की कीमतों को मार्केट लेवल पे और ज्यादा कैसे लेकर आएंगे, गैस की कीमतों में कैसे लेकर आएंगे। इसका मतलब ये है कि बैकएंड पे जितनी चेन है पूरी उसको कैसे आप ठीक करेंगे, सप्लाई तो इलेक्ट्रिसिटी की भी है, गैस की भी और दूसरे फ्यूल्स की है, जिस तरह से बिजली बनती है और पहुंचती है, पूरी निजाम को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये छोटी चीज नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3-4 साल 5 साल का प्लान होगा, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम हो सकता है और उसमें बहुत सोच समझ के जाना होगा। जो भी टीम आएगी उसको प्लान करके जाना होगा, इतना आसान नहीं होगा, बहुत पहले प्लान के साथ जाना होगा। सर, हवा में मुल्क या किसी भी तरह से कंप्रोमाइज कोई भी हुकूमत जिस तरह की अब बनती दिखाई दे रही है, क्या IMF से कोई बेहतर डील या दिलेराना फैसले करने की पोजीशन में होगी? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि आपके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है। हमने पिछले बहुत सालों में अपने आप को बहुत बर्बाद किया है। टैक्सेस हमने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, कर्जे हमने बहुत ज्यादा ले लिए हैं, हमने अपनी फिस्कल पोजीशन, अपनी फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं किया, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा रूम नहीं है मैनेज करने का और या फिर निगोशिएट करने का। लेकिन फिर भी एक एम्पावर्ड टीम आती है जिसको ये फैसला देने का हक दिया जाता है कि आप करें, और आप जो आपको लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल्स जो आपको लगता है कि ठीक है मुल्क के लिए वो आप करें। जैसे 92 में इंडिया ने किया था, प्रोफेशनल्स को लाके एम्पावर करके एक पॉलिटिकल बैकिंग, पॉलिटिकल विल के साथ काम किया था, तो आज इंडिया ने वो 25-30 साल तक है, आप वो उसके डिविडेंड्स आज देख रहे हैं किस तरह से। और एजुकेशन तो बहुत काम किया था, एजुकेशन में हमने काम ही नहीं किया। एजुकेशन हमारे बच्चे 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, जो बच्चा स्कूल में वो उसे मैथ और इंग्लिश जो है, मैथ और साइंस में जो है वो फेल हो रहा है, और 70% बच्चा जो प्राइमरी का है या सेकेंडरी का है वो पढ़ नहीं पा रहा। तो देखें, और माएँ, हमारी सबसे बड़ी बात जनरेशन जो बिल्ड करती है, माएँ, लेडीज, औरतें, वो बेचारी स्टंटेड हैं, उनको मेलन्यूट्रिशन है, वो जो बच्चा आगे कंसीव करेंगी उसकी सेहत का जो है आज क्वेश्चन मार्क है। तो ये बड़े सोशल इंडिकेटर्स जो है खराब है। तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं, एक प्लान किया जाए, प्लान के बाद एक पावर टीम हो, पॉलिटिकल विल हो, 2-3 साल 4 साल लगेंगे जिसमें हमें एक कंसिस्टेंट बेसिस पर एफर्ट करनी पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो सकता है, हम अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हैं। सब कुछ ठीक हो सकता है। सर, मैं आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि जाहिर आप तो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, अभी ये 2 बड़ी जमातें हैं जिनकी बनती दिखाई देती है, इनके मंशूर आपने देखे हैं, आपको इन मंशूरों से लगता है कि ये कोई सूरत हाल इनकलाबी तौर पर तब्दीली नज़र आ सकती है, या बस ये डंग टपाओ पॉलिसी के साथ जो है वो 5 साल जिस तरह PDM हुकूमत के गुजरे उसी तरह गुजरेंगे? नहीं जी, मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मैंने देखा कि मैंने जो बातें की जो अपफ्रंट इश्यूज हैं उन पे, और जो हमारे सोशल इंडिकेटर्स खराब हो रहे हैं उन पे, इन दोनों पे मैंने नहीं देखा कि कोई सॉलिड प्लान जिन्होंने भी मंशूर दिया है। ऑल्दो मंशूर में कुछ हिस्से हैं जो कि कहे जा सकते हैं कि हाँ रेलेवेंट हैं, और एक जो जिसे कहते हैं ना कि सही से डायग्नोज करना कि आज की प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर प्लान बिल्ड करना कि हमारे पास शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है, मीडियम टर्म में क्या हमारे पास जो है ना चैलेंजेस है, और लॉन्ग टर्म में हमारे सोशल इंडिकेटर्स को हमें कैसे ठीक करना है, हमारी जनरेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, बेहतर करना है, ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाया जा सके। मैंने ये प्लान बहुत डिटेल में नहीं दिया। सर, ये क्या वजह है? मैं अब ज़िम्नी मेरा क्वेश्चन इससे आ गया, मेरा टाइम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ जैसे आपने बताई, और ये
एक हर एक्सपर्ट, जितने भी हम मुआशी एक्सपर्ट हैं, इससे पहले आपसे पहले सलमान शाह साहब जो वज़ीर ख़जाना थे वो भी बरल रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी टीमें इनकी मुआशी आती हैं, तो इनकी वजह क्या है? वो क्यों नहीं उनको ये सारे प्लान जो है उनको वो मलहूज़ रखती? क्या उनकी सियासी मजबूरियाँ हैं या कोई ज़ाती मफादात हैं जो आड़े आ जाते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। एक तो ये कि इंटरेस्ट का लाइन होना ज़रूरी है कि जो भी हमारे लोग जो उनको गुजार मिलता है उनका इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट ऑफकोर्स अलाइन होना ज़रूरी है, वो एक फंडामेंटल चीज़ है। दूसरा, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्क बहुत है। ये दोनों एक जो है प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, इनका जो है एक होना ज़रूरी है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि कैपेसिटी और लोगों की अंडरस्टैंडिंग, जो लोग आते हैं वो अगर खुद इस काबिल हैं कि इन चीज़ों को लीड कर सकें तो करें, वरना वो एक्सपर्ट्स को हायर करें, उनको एम्पावर करें। जैसे मैंने 92 की एग्जाम्पल ली इंडिया की, उन्होंने 4-5 लोग कॉम्पिटेंट लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स अच्छे थे जो उनके बाहर के जो है बड़े लोकल भी और बाहर के कॉम्पिटेंट लोग थे, इन सबको इकट्ठा करके एक अच्छी टीम बना के उन्होंने उनको जो है अच्छी टीम बनानी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा कम था, आपसे बात हम मज़ीद भी करना चाह रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सनत के साथ होने क्या जा रहा है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मुल्क में मजलिस-ए नूरा कुश्ती बरपा है। अवाम किस हाल में है, बिजली और गैस के बिल किस तरह पहुंच से बाहर हो चुके हैं, शायद पाकिस्तान के किसी भी एक सियासी रहनुमा को इसका पता हो। गरीब आदमी के लिए हर तुलू होने वाला सूरज नए जख्म लेकर आता है। हुक्मरानों के लिए अवाम के दुख, तकलीफ और गम का तसव्वुर मेरा तो ख्याल है शायद ख़त्म ही हो चुका है। अवामी मसाइल की नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि छोटे से छोटा मसला भी मौजूदा निज़ाम में नाकाबिले हल नज़र आता है। और ये हाल सिर्फ गरीब अवाम तक नहीं बल्कि पाकिस्तान की सनत का भी यही हाल है। हाल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानब से अब के माल के मसदाक हर दूसरे रोज़ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है और हर तीसरे दिन बिजली और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं। बहरहाल, मजलिस शूरा जब मजलिस नूरा कुश्ती में बदल जाए तो कैसी हाकिमियत, कैसी सालमियत और कैसे मसाइल का हल। फिर भी पाकिस्तान की सनत जिससे गरीब के घर का चूल्हा भी चलता है, इसके साथ साथ उसके साथ क्या बीत रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जनाब मियां आसिफ इनाफ साहब ने। सर, एक सादा से सवाल से आगाज करूंगा, पहले बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी हुकूमत से? जी, हमारी हुकूमत से तो एक्चुअली जो एनर्जी का मसला है ये तकरीबन दिहाइयों पे मुश्तमिल है और जैसे जैसे इसकी दवा होती है वैसे वैसे मजीद खराब होता है। और अगर आप अभी भी खबरें पढ़ें तो ये है कि जी कोई तैरता हुआ सोलर लेने गया हुआ है तो कोई कुछ लेने गया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा अब जो सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि जो हमारे रीजन से है वो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। देखिए, हमें माल बाहर भेजना होता है और जो डोमेस्टिक भी इंडस्ट्री है उसको बाहर से कम्पीट करना होता है। लिमिटेड टैरिफ की प्रोटेक्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं है और मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा पिछले साल का टारगेट जो है वो $25 बिलियन खाली टेक्सटाइल का था और वो जिस रिदम में हम जा रहे थे वो 2 साल पहले ही तकरीबन 1 साल पहले अचीव हो जाता। अनफॉर्चुनेटली ये सारे मसले मसाइल खत्म हुए, शुरू हुए और हम बहुत पीछे चले गए। इस साल तो बमुश्किल 18 बिलियन की होगी। तो ये एक मतलब लूज पोजीशन है। आपका मुतालबा क्या है इसमें कि आप चाहते हैं 4 से 5 साल का टैरिफ जो है वो आपको दिया जाए? जी, मिनिमम, ताकि देखिए इंडस्ट्री को कोई विजिबिलिटी तो होना के और वो भी रियलिस्टिकली 9 सेंट ऑल इन से नीचे दिया जाए। अब IMF इसमें थोड़ा सा जो है वो इश्किश कर IMF को अगर इतनी हमारी परवाह थी तो ये 18 सेंट और जो 22 सेंट है उसको पाबंदी लगा दें कि क्यों खरीद रहे हो। आपका ये मुतालबा जो है वो IMF से है या हुकूमत से है? हम तो अपनी हुकूमत से करेंगे, हमारा IMF में कोई बराह रास्त नहीं है, मगर हम ये अपनी गवर्नमेंट पे यही जोर डालेंगे कि वो IMF के ऊपर जो भी है वो उनके साथ नेगोशिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करें। जब हुकूमत भी तैयार है, हमारा SFIC ने इसको क्लियर कर दिया है, तो उसके बाद IMF को पुश करना है ना कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं कि रीपेमेंट हमने कर रहे हैं, अगर हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो हम कैसे रीपे करेंगे? सर, अगर आपके हुकूमत पाकिस्तान से ही आप मुखातब हैं तो वहां तो आपके शोबे को देखने वाली इंडस्ट्री के वजीर हैं, यानी कि एप्टमा के ग्रुप लीडर हैं। अगर आपके मसाइल ग्रुप लीडर वो मसाइल हल नहीं कर सकते तो फिर आप किसी और से और इतनी दूर बैठे IMF से कैसे तवक्को कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज तस्दीक करता हूँ कि वो अब ग्रुप लीडर नहीं है, वो इसलिए कि वो मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर इज ऑल अबाउट दीज ग्रुप लीडर्स एंड ऑल दीज थिंग्स।
हम तो अपने के लिहाज से तो हम तो यतीम हो गए कि जी हमारे ग्रुप लीडर जो है वो हमें छोड़ के मिनिस्टर बन गए, तो हम जैसे लोगों को काम मतलब जो माशाल्लाह उनकी विजडम थी हमारे लिए। भारत भी नो मतलब ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड अदर मिनिस्टर्स आल्सो। तो मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेगेसी इतनी बड़ी है और ये हर महीने बढ़ता जा रहा है, तो ये तो क्लियर कट है कि जब तक हमारी मैसिव कंजम्पशन बिजली की नहीं बढ़ेगी वो उसका कोई और हल है नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और आज से पहले भी इसी तरह होता है कि दरमियान में कम्युनिकेशन गैप बहुत बेहतर है, मतलब इस वक्त तो बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, मेरा यही मैं जानना चाह रहा था कि अगर ग्रुप लीडर जो आपने कहा है कि वो अब नहीं है, लेकिन जाहिर है उनसे ज्यादा तो मसाइल को अदराक नहीं है, और वो खुद थोड़ी देर पहले जो है वो मेज के दूसरी जानब जो है वो बैठा करते थे, तो अब आपको लगता है कि वो भी उस तरीके से आपका मुद्दा जो है वो आगे कन्वे नहीं कर पा रहे, या मसाइल हल करने में उनकी भी कहीं ना कहीं बेबसी दिखाई देती है? जी ज़ाहिर बात है, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि IMF के हम प्रोग्राम में है तो उनकी अप्रूवल के बजाय बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो हमारा भी जो आपसे इस वक्त ये करने का मकसद है प्रोग्राम या जो भी हम मैसेज करना चाहते हैं, उसकी वजह यही है कि हम सबको मतलब पूरे पाकिस्तान को पता हो कि जी हमारा इस वक्त ये इंडस्ट्री का ये मसला है, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट और हमारा कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी बंद होने से बिल्कुल बेरोजगारी ऑब्वियसली इससे लाखों मजदूरों का जो है वो चूल्हा वाबस्ता होता है इस इंडस्ट्री से। मुझे ये बताइएगा कि आपकी एसोसिएशन मुल्क की सबसे ताकतवर एसोसिएशन थी, और इसकी ग्रुप लीडर जैसे मैंने बताया कि वो जो साबका ग्रुप लीडर जो थे वो अब इस वक्त वजीर भी हैं, तो जब उन्होंने ये बागडोर संभाली थी इस वजारत की, उस वक्त गैस का रेट क्या था और आज कितना है? कम हुआ या ज्यादा हुआ उनके आने से? जी देखिए, गैस का जो रेट है ना वो 2 साल से एक तरीके से मिस प्राइस था। गैस का जो सबसे बड़ा मसला हो गया था कि किसी को गैस आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी। एक आदमी को 100% 4 सेंट की गैस आ रही थी, एक आदमी को 20% 4 सेंट की गैस आ रही थी, तो देयर वाज अ शॉर्टेज इन द सिस्टम। तकरीबन 33% शॉर्टेज थी। तो पहला काम तो ये हुआ कि उन्होंने रीजनल जो है वो उसको एडजस्टमेंट करके LNG ब्लेंड करके अवेलेबिलिटी कंफर्म की। तो किसी के लिए 4 सेंट का रेट बिल्कुल बेकार है, अगर उसको गैस ही नहीं आ रही हो तो वो सिर्फ बाजार पे लिखा हुआ रेट है ना, जिसमें माल ही नहीं हो, जो माल होता है उस पर रेट होता है। तो पहले तो ये मैं समझता हूँ बड़ी लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स थी और ये बिल्कुल सही हुई। उसके बाद जाहिर बात है कि फिर एक और लॉबी आ गई जो मैंने आपसे अर्ज किया कि जिन्होंने कहा कि जी ये इनको फोर्स कर दें कि जी ये बिजली यूज करें। ये बिल्कुल है, उस लॉबी ने जो है वो किसी हद तक जो है वो इसको कैप्टिव की रेट जो है वो अलग किए। बिजली आप देखें तकरीबन गैस जो इंडस्ट्री के लिए है वो तो 2150 है और कैप्टिव के लिए 2750 आ गई है। ठीक है, थोड़ा समझाइएगा अभी नाज़रीन को कि सिंध और पंजाब के रेट्स में क्या फर्क है, क्योंकि आपने कंपेटिटिव प्राइसेस की भी बात की, तो इसमें कोई पाकिस्तान के इंटरनल, जैसे हम तो वैसे खित्ते की बात करते हैं कि पूरे खित्ते में एक जैसे नर्ख होने चाहिए, तो क्या सिंध और पंजाब के अंदर रेट्स एक जैसे? जी बेसिकली रेट एक जैसे हैं। जैसे नेचुरल गैस है वो अगर सिंध में 2700 है तो पंजाब में भी 2750 है, हमारे पास भी 2750 है। LNG के रेट में थोड़ा सा, क्योंकि पंजाब की यूटिलाइजेशन ज्यादा है और उनकी फिक्स कॉस्ट कम है, वही की वजह से उनका रेट LNG का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, मसला फिर अगेन अवेलेबिलिटी का है कि पंजाब की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि वहां डोमेस्टिक जो गैस है वो बहुत दी गई है, उस वजह से इंडस्ट्री के लिए अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां ब्लेंड रेशियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है सिंध से। अब सिंध में भी मेरे ख्याल में अभी 40 थी, अब 25 हो जाएगी। पंजाब की मेरा 65 या 75 थी, वो अब कम हो गए, वो भी 50 पे वापस आ जाएगी। अच्छा सर, पंजाब में जो नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस है पंजाब में, तो ये मेरे ख्याल में कोटे से मिलती है LNG, और इसका आई थिंक कोई कोटा होता है। जी वो अवेलेबिलिटी का मैंने आपसे अर्ज किया ना, वो अवेलेबिलिटी का इशू है, और अवेलेबिलिटी में भी अगेन वही रिफॉर्म्स की मैं आपसे जो बात कर रहा था, आपके सारे नए फील्ड का टैरिफ जो है वो 5 से 8 डॉलर। आप मुझे बताएं कि जितनी नई फील्ड निकलेंगी और उसके बाद आपने घरों को और $1 $2 में देना है, किसी को आपने $4 में देना है, फिर इंडस्ट्री को अगर $5-6 में देना है, तो $8 की गैस निकाल के तो घाटा ही पड़ना है ना। ऑब्वियसली सर, सिंध में भी कोटे से मिल रही है कि $5 से $8। सिंध में भी जो गैस है आपको नेचुरल गैस, वो कोटे से मिल रही है या वहां पे 100% अवेलेबिलिटी होती है इसकी? जी यहाँ तो आप देखिए कि 2007 से बंद है गैस की कनेक्शन, और
2017 से तो बिल्कुल ही बैन है किसी भी किस्म के। उससे पहले कोई अलाउ थे कि जिनकी हीट जनरेशन वगैरह रिसाइकलिंग वाले, उसके बाद तो ये 2017 से बंद थी। बल्कि यहाँ एलएनजी भी अब शुरू हुई है, और एलएनजी भी अब एलएनजी तो रह ही नहीं, वो जो टेक्सटाइल के लिए तो कन्वर्ट हो गई है, वो सारा एक ही टाइप हो गया सबका। आपके पास जो बिजली का रेट जो मेरे ख्याल में तो 50 रुपए के करीब पड़ रहा है आपकी यूनिट? जी तकरीबन 46 रुपए है, पर ये पता नहीं अगले महीने का कितने आगे। मैं आपको बताया बहुत सारी चीजें तो क्वार्टरली और मंथली डिटरमिन हो के भेज दी जाती है। तो 50 रुपए पे सर फिजिबल है, मतलब संते चलेंगी अगर 50 रुपए जो नहीं है ना। देखिए 50 रुपए पे भी फिजिबल हो अगर सारी दुनिया में 50 रुपए है ना। आप एक बात समझिए कि अगर पूरी दुनिया का रेट 50 हो तो हमें भी 50 मिल जाए। तो सर दुनिया का रेट ही वो 10-15 रुपए है। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप नाज़रीन को ये सूरत-ए-हाल बता दें, क्योंकि जब भी ये सूरत-ए-हाल आती है तो इसके अंदर हुकूमती जो गुरु है दादोशुमार को हेर फेर करके पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ी गाड़ियों पे और लग्जरी गाड़ियों पे सब्सिडी लेने लोग आते हैं। तो आप जरा बताइएगा कि पाकिस्तान संत को ये यूनिट जो है वो कितने का चार्ज कर रहे हैं, और हमारे कंपटीटर जो आप हमसाए बांग्लादेश, इंडिया वगैरह में ये कितने का यूनिट चार्ज हो रहा है संत को? जी देखिए, ये हमने रीजनल स्टडी भी कराई थी और अभी हमारे पास ये स्टडी भी मौजूद है, और कई दफा सबमिट भी कर चुके हैं। ये रीजन में हमारा सबसे एक्सपेंसिव रेट है। इंडिया के अंदर 7 से 8 सेंट है कुछ जगह पे, मगर उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे क्लस्टर बनाए और उसमें 5 से 7 सेंट की बिजली देके उन्होंने वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। पीटीआई की हुकूमत थी, अभी मुल्क की जितनी भी मुईशत की सूरत हाल में बात करें, IMF की बात करें, तो जो भी हुकूमत आती है वो PDM हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, वो कहती है कि जी पीटीआई की वजह से मुल्क की मुईशत जो है वो इस हाल में पहुंची। जो मुझे खबर है उसके मुताबिक तो उनके दौरे हुकूमत में जो गैस थी वो $6.5 के करीब थी मेरे ख्याल में, और 9 सेंट में आपको बिजली मिल रही थी। आप समझते हैं कि ये जो संत को यहाँ तक लाने में जो किरदार है वो पीटीआई का है, जिस तरह सब कुछ उन पर डाला जाता है? देखिए, मैं इसको मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से तो नहीं करना चाहता, बट दोज 3.5 years मच बेटर। उन्होंने इंडस्ट्री को जिस तरीके से रैशनलाइज टैरिफ किया, और देखिए 10,000 मेगावाट कोयला और 10,000 मेगावाट तकरीबन जो ये मुख्तलिफ किस्म के जो ये 18 सेंट की हाइड्रोजन, ये सब तो पहले साइन हो चुके हैं, उसमें लिटिल दे कैन डू अबाउट इट। ये बात और है कि वो रहते तो उनको भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करने पड़ते, मगर ये बेसिकली तो ये अंधाधुंध जो बिजली खरीदी गई है बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी सिस्टम के, प्रॉब्लम तो हुआ है, इसने तो हॉन्ट करना ही था। पीटीआई की हुकूमत भी आती तो ये जो बिजली का खसारा है और चीजें पूरी करने के लिए उनको भी वो 9 सेंट से आगे बढ़ना पड़ता। नहीं देखिए, उनके आप तो देखिए पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, चाहे टर्फ कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। जब टर्फ आया तो टर्फ से पहले LTFF होता था। आप LTFF की भी यूटिलाइजेशन देखें तो वो बहुत कम थी पिछले पीरियड्स में। ये बात जरूर है कि जो सही गलत एक ऑप्टिमिज्म आया था जिसमें बहुत लोगों ने पैसे लगाया। इतना पैसा तो ग्लोबली लगा नहीं, बल्कि पैसे लगा के लोग अब कंगाल हो गए कि जी सारे मतलब जो नफा कमाया जो भी हुआ वो सब अब मशीनरी पे लग गया, तो लोग बिल्कुल बर्बाद होने के करीब है। उनके पास घाटे करने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि मशीनरी उनके हाथ में खड़ी है नहीं लोन के साथ। ये तो बहुत उसमें आप देखें कि आप लोग पावर कंजम्पशन का ग्राफ देख लें ना, B3 का आप ग्राफ देख लें और गैस कंजम्पशन का ग्राफ देख लें। गैस की शॉर्टेज ही इसीलिए हुई कि कंजम्पशन ही बढ़ गई गैस की। अच्छा आसिफ साहब, ये जो मैंने इससे पहले भी बात की थी कि सियासी हलकों में एक बड़ा तासर पाया जाता है कि ये महंगी गाड़ियों और महंगी गाड़ियों के साथ सब्सिडी जो है मांगने आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें चीज़ों में मराद दी जाए, डिस्काउंट दी जाए। इस तासर को ख़त्म करने के लिए एप्टमा का कोई सॉलिड प्लान है या मुस्तकबिल में आप कोई ऐसा प्लान रखते हैं? 18 सेंट की जिसने बिजली बेची हुई है ना, वो यही तासुर बेचता है कि जी देखिए 6 सेंट की मांग रहे हैं, आपने 18 की खरीदी हुई है। वो ये तासुर ही देगा ना, और क्या करेगा? 18 सेंट के विक्टिम है। If you can't convince them, confuse them. ये मांगने आ रहे हैं 18 सेंट की। फिर कहानियां सुने आप कि जी मुल्क के हालात ऐसे थे वैसे थे फला थे तो हमें इतनी महंगी बेचनी पड़ी, वरना इन्वेस्टर नहीं आता। भाई इन्वेस्टर 25,000 के बाद इन्वेस्टर की क्या जरूरत थी हमें? जब हमारे पास सिस्टम ही नहीं है 25,000 से ऊपर, तो हमने 70,000 के इन्वेस्टर ही क्यों ढूंढे? कि जी मुल्क में और इंडस्ट्री लगनी थी। भाई जब इन्वेस्टर को इतनी बड़ी रिटर्न देनी है कि मुल्क में इंडस्ट्री लगनी है, तो वो आपने कैसे समझ लिया कि कोई और बेवकूफ आके लगा देगा उस 18 सेंट पे भी? अच्छा सर, आखिर में प्रोग्राम के मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जो गौहर साहब हैं, जाहिर है मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे इंतहाई मेहनती, मुखलस और इस पेशे के वो जो है वो मसीहा थे। अब जो चीज़ें एक तासर था कि अब अपना मिनिस्टर आ गया तो सब कुछ मसले हल हो जाएंगे,
तो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चीजें हल हो गई? नहीं सर, अभी तो देखिए, जब भी तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सरकार होती है ना, उसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो एक मिनिस्टर को आप कन्विंस कर लें, मगर आपको पूरी कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को सबको कन्विंस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो जी जी, ये हमें अपना केस तो हमेशा जैसे प्लीड करते हैं उसी तरह प्लीड करना पड़ेगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे पहले होता रहा कि ये हम उसको पास आए, आपके पास आए, पब्लिक अवेयरनेस लाए इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं पाकिस्तान का, इसमें मुस्तकबिल में अगर आपकी बिजली की डिमांड नहीं बढ़ी और आपकी सप्लाई बढ़ती गई, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये तो 5-6 साल का ये 9 सेंट का टैरिफ नहीं दिया, ये भी अपर लिमिट है। टेक्निकली तो हकीकत में पाकिस्तान में तो 7 सेंट होना चाहिए। अब खरीद किसी की महंगी है तो उसमें मतलब इंडस्ट्री बताए बेचारी क्या करेगा। सर ये 9 सेंट वाला जो तासर था, मैं 9 सेंट वाला जो तासर था, जैसे आपने बात की कि पिछले कोई 1.5-2 माह पहले ये खबर भी हमने भी रिलीज की, एप्टमा के प्लेटफॉर्म से भी आई कि 9 सेंट के हवाले से हुकूमत जो है वो आमादा है। और उस परसेप्शन का जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आपकी जो लोकल मार्केट थी उसको नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि जब वो 9 सेंट के हवाले से एक परसेप्शन क्रिएट होगी तो हर चीज़ का रेट उसके मुताबिक लोगों ने समझा कि यार अब तो ये 9 सेंट की बिजली मिलेगी तो हमें रेट्स जो है वो सारे रिवाइज करने पड़ेंगे व्हाट्सएवर। तो उसका आपको, मैं जाहिर है वो अभी हुआ तो नहीं, उसका नुकसान आपको लगता नहीं ज्यादा हो गया उस परसेप्शन का या उस खबर का? सर उस परसेप्शन में 2 चीजें आई थी। सबसे पहले तो बाजार में आई थी ऑप्टिमिज्म, और ऑप्टिमिज्म आते ही हर चीज के रेट बढ़ गए थे कि माशाल्लाह सब चीज चलेगी, दुनिया चलेगी, जो बंद होने की बातें कर रहे थे वो सब खत्म हो गई थी ना। ठीक है, तो वो पहली वेव आई थी पॉजिटिविटी की, ये 9 सेंट आते ही आपका 15-20 दिन महीना भर बाजार ठीक हुए कि जी सब काम चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो ये लेट हुआ है ना, उससे फिर बाजार क्रैश हुआ है कि भाई लोगों को अंधेरा जो है वो दिखने लगा कि ये मतलब आप टू बी ऑनेस्ट 16-18 सेंट में आप किसी को चला नहीं सकते। तो 9 सेंट वाली सर अब क्या उम्मीद है? गौर साहब क्या बता रहे हैं, कोई उम्मीद है या फिर आप लोगों को बता देंगे जिसने बंद करनी बंद कर दे ताकि कि चलानी चलाए? ऑप्टिमिज्म में या रियलिस्टिक अप्रोच में, सोशल मीडिया रियलिटी में, दोनों रियलिटी को फेस करते हुए अब पॉसिबल है कि 9 सेंट पे वो आएगा, या ये IMF की किस से पहले आपको ऐसा होता नजर नहीं आता? देखिए ये तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि हम लोग भी खुद चाहते हैं कि 9 सेंट की जो है क्लियरिटी हो जाए कि वो मिलना है या नहीं मिलना। अगर खुदा ना खास्ता नहीं मिलना तो मैं समझता हूँ इट इज फेयर कि फिर जिसको जैसा डिसीजन लेना है, खुद हो सकता है किसी को पार्शियल बंद करना पड़े, किसी को पूरा बंद करना पड़े। लोगों को अब क्लियरिटी हो जाए कि भाई ये 9 सेंट मिलती है, ठीक है, नहीं है तो अगर 1000 मेगावाट पहले कम हुई है बिजली की कंजम्पशन 1000 और हो जाएगी, दूसरों को जो 46 रुपए का बिल आ रहा है वो 56 का हो जाएगा। जाहिर है आपने बताया कि हमारा मिनिस्टर तो जो है वो बेबस है, फैसले तो करने ही है और कैबिनेट ने, तो कोई पैगाम देना चाहिए? जी सर, मतलब बेसिकली तो ये वो मतलब ही इज ट्राइंग टू परस्यू, पर वो जैसे आप खुद कहते हैं कि जी वो उन पे एक लेवल लग जाता है ना कि जी आप तो उस तरफ थे टेबल के, तो इसलिए हमें अपना केस तो खुद प्लीड करना है, एज एन एटम प्लीड करना है। ठीक है, अपना केस आपने खुद प्लीड करना। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, सूरत ऐसी ही रही, और अगर किसी ने इस चीज़ का नोटिस ना लिया तो हुक्मरान तबके का एहतसाब मेहनत कशों की अदालतों में जो है वो होता नजर आ रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। हाजिर होंगे फिर एक नई खबर के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।